हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुपेश कुमार है और वेलकम बैक टू एग्री रिसर्चर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में। एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में मेन सिलेबस क्या है अपना, उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितनी सीटें हैं और स्ट्रैटेजी के बारे में कौन कौन से बुक्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी से। तो एलिजिबिलिटी के पता ही है आपको कि आप बीएससी कर रहे हो तो एमएससी के लिए आप आईसीआरजेआरएफ में एलिजिबल हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टोटल सीट्स के बारे में। तो एग्रोनॉमी में टोटल सीट्स देखें तो 310 प्लस माइनस 5 हो सकते हैं। ये ईयर वाइज चेंज होते हैं, अगर कोई कॉलेज है या फिर आईसीआर के रूल्स के अकॉर्डिंग कई बार चेंज होते रहते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम है जो हमारे हब्स थे वो हट गए थे तो सीटें क्या थी, कम हो गई थी, लेकिन उससे पहले सीटें हमारी ज़्यादा थी। तो वो आईसीआर का एक ब्राउचर आता है जिसमें सीट के बारे में पूरी जानकारी दी रही होती है, तो हम आपको ब्राउचर प्रोवाइड कर देंगे। तो लेकिन आपके अभी के जानकारी के लिए ये है कि टोटल सीटें हमारी 310 हैं एग्रोनॉमी में। इसमें जेआरएफ की टोटल सीटें 94 समथिंग होती है, वो भी प्लस माइनस 5 मान लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो सबसे मेन चीज़ होता है स्कॉलरशिप। अपना स्कॉलरशिप में आप अगर बात करें तो दो टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं। पहला तो आता है एनटीएस और दूसरा आता है जेआरएफ, जो हमारा मेन स्कॉलरशिप होता है, जो कि हमारे 94 जो सीट्स हैं उनको मिलती है। तो और जो बाकी सीटें होती हैं 94 के बाद जो कि जितने भी सीटें एडमिशन लिए होते हैं जो बच्चे होते हैं वो उनको एनटीएस मिलता है। लेकिन एनटीएस का एक क्राइटेरिया ये है कि अगर आप जो अपना स्टेट है, डोमिसाइल स्टेट है, उसके अगर बाहर जाकर आप एमएससी कर रहे हो तब आपको एनटीएस मिलता है। देन अपन नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हमारे होते हैं 120 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं 2 घंटे, मतलब 120 मिनट, जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। और इस 120 क्वेश्चंस में आपके 100 क्वेश्चंस हैं वो मेन कोर सब्जेक्ट्स के होते हैं। जैसे कि एग्रोनॉमी है तो एग्रोनॉमी के जितने भी कोर यूनिट्स है सब्जेक्ट्स अपने, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, वीड मैनेजमेंट हो गया, वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इनसे आते हैं। प्लस जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो अपने जनरल एग्रीकल्चर से आते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे होता है। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट सीबीटी बेस्ड होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऐसे कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा। देन नेक्स्ट है कौन सी लैंग्वेज में होता है। तो इसमें आपको लैंग्वेज ओनली इंग्लिश में रहता है, आपको हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में देखने को नहीं मिलेगा। आपको इंग्लिश में ही जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। तो जब अगर आप एग्रोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रोनॉमी में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से करेक्ट कौन सा है वो बताना होता है। देन दूसरा आता है एजर्शन एंड रीज़न। इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये, जिसमें कि आपको एक एजर्शन एक रीज़न दिया जाता है। अब उसमें से पूछे जाते हैं कि कौन सा एजर्शन सही है कि रीज़न सही है, और एजर्शन सही है तो उसका रीज़न सही है कि नहीं है। तो इस तरह से आपको देखना होता है। तीसरा टाइप होता है अपना मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको 4 से 5 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर्स मैच करने होते हैं। उसके बाद चौथा आता है अपना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें आपको 3 से 5 ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। अब उनमें से कितने करेक्ट हैं या कितने करेक्ट नहीं हैं, ये आपको क्वेश्चन देख के अच्छे से समझना है क्वेश्चन, उसके बाद बताना होता है। उसके बाद एक अपने एग्रोनॉमी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है न्यूमेरिकल्स का, जिसमें कि कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस रहते हैं न्यूमेरिकल्स के, वो आते हैं, तो वो आपको तैयार करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन सिलेबस के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको इलेबोरेट करते जा रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको पूरी तरह से कवर करने हैं एग्रोनॉमी के लिए। तो सबसे पहला यूनिट आता है अपना जनरल एग्रीकल्चर का। जनरल एग्रीकल्चर में क्या होता है, अपना जो इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक एंड जो प्रिंसिपल है क्रॉप प्रोडक्शन के वो पढ़ना है, और जितने भी क्रॉप्स हैं अपने कि उनका ओरिजिन कहाँ हुआ है, ये तो बेसिक नॉलेज है जो जनरल एग्रीकल्चर में आता है, ये सारे आपको पते होने चाहिए, ये कवर करना है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है सेल ऑर्गेनेल्स का, माइटोसिस एंड मियोसिस, मेंडेलियन जेनेटिक्स,
एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ये पार्ट होता है अपना जेनेटिक्स का एंड फिजियोलॉजी का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अपने जनरल एग्रीकल्चर में आता है, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे जो 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं 100 + 20 में, तो 20 क्वेश्चंस में आते हैं। तो अगर आगे बात करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एंड वाइटमिन्स के जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसको पढ़ने की ज़रूरत होती है। मेजर एंड पेस्ट डिसीज़ ऑफ मेन क्रॉप्स है वो हमको पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं और ऑर्गेनाइजेशनल सेट है एग्रीकल्चरल रिसर्च में, एजुकेशन में एंड एक्सटेंशन में इंडिया में। ये हमको जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ना होता है। इसके अलावा अब हम मेन यूनिट्स में चलते हैं एग्रोनॉमी के। तो पहला तो आता है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, जिसमें क्रॉप इकोलॉजी, जियोग्राफी एंड एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी तीनों आते हैं। इसमें अगर प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें तो मीनिंग एंड स्कोप, नेशनल और इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, टिलेज, क्रॉप स्टैंड एस्टैब्लिशमेंट, प्लांट जियोमेट्री एंड देयर इफेक्ट ऑन द क्रॉप, फिजियोलॉजिकल लिमिट्स of crop and their variability in relation about time, organic farming, precision farming, integrated farming system, principle of field experimentation, principle of crop ecology and crop adaptation, climate shift and its ecological implications, agroecological regions in India, geographical distribution of crops, plants, greenhouse effect, climatic factors and their effects on plant processes and crop productivity, role of GIS and GPS in agriculture, weather and climate, earth atmosphere, solar radiation, atmospheric temperature एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे आते हैं अपने सेकेंड यूनिट में। इसके बाद थर्ड यूनिट की बात करें तो फील्ड क्रॉप्स के होते हैं, जिसमें हमारे सारे जो मेन क्रॉप्स हैं उसके अलावा जैसे कि सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, फाइबर क्रॉप्स हो गए, फॉडर एंड फॉरेज क्रॉप्स हो गए। इसके अलावा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स भी आते हैं जो आपको कवर करने होते हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसका जो सिलेबस है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं तो बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। वीड मैनेजमेंट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसका एक पूरा बुक भी है जिसको आप कवर कर सकते हो अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो, जिससे कि आपको पूरा नॉलेज हो जाता है वीड मैनेजमेंट का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि हर एग्ज़ाम में वीड मैनेजमेंट से 5+ क्वेश्चंस आते ही हैं। सो अब यूनिट की बात करें वीड मैनेजमेंट की तो प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ वीड्स, क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन एंड एलोपैथी, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, सिलेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंट ऑफ हर्बिसाइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको वीड मैनेजमेंट में कवर करने हैं। इसके अलावा हर्बिसाइड परसिस्टेंट इन सॉइल एंड प्लांट, application method and plant and type of equipments, weed flora shift in cropping system, special and problematic weeds, ये सारे वीड मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सिलेबस में अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला तो प्रिंसिपल ऑफ इरिगेशन है, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, वाटर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ इरिगेशन स्केड्यूलिंग, मेथड ऑफ इरिगेशन, measurement of irrigation water, application, distribution and use efficiencies, conjunctive use of water, irrigation water quality and its management, water management in major fields, field crops like rice, wheat, maize, groundnut, sugarcane and agricultural drainage। ये सारे टॉपिक्स हैं वो हमारे वाटर मैनेजमेंट में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है अपना 6th यूनिट, सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइज़र यूज़। सॉइल फर्टिलिटी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फर्टिलाइज़र से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, तो पहला तो आता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर डिफिशियंसी एंड देयर सिम्टम्स, ओके, डिफिशियंसी सिम्टम्स, ओके, एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इंडिकेटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, fertilizer materials and their availability to plants, slow release fertilizers, nitrification inhibitors,
प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज़ में कवर करोगे। उसके बाद आता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में अपना वही ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, ड्राई लैंड ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टेंट ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया, कितने टाइप के ड्रॉट्स होते हैं, उनके मैनेजमेंट, कंटेंजेंसी क्रॉपिंग, ये सारे कवर करने होते हैं। प्लस वाटरशेड मैनेजमेंट कवर करना होता है अपने को ड्राई लैंड पार्ट में। एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स की बात करें तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में अपना प्रॉब्लम सॉइल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड रिक्लेमेशन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स इन प्रॉब्लम सॉइल्स, ये सारे कवर करने होते हैं। इसके अलावा एक अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके जेआरएफ में, जिसमें पहला टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पैरामीटर्स एंड इंडिकेटर्स, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, safe disposal of agri-industrial waste for crop production, agroforestry system, shifting cultivation, alternate land use system and wasteland and their remediation for crop production। तो ये अपने सारे यूनिट्स कवर हो चुके हैं। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब आपको ये सिलेबस कवर कहाँ से करना है, कौन कौन से बुक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हम अब एक बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला एग्रोनॉमी की गीता कहे जाने वाली बुक रेड्डी एंड रेड्डी जो कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी है, वो आपको कवर करनी होगी। इसमें से आपको मोस्ट ऑफ द जो यूनिट्स हैं वो मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से दिया गया है। आपको ये पूरी बुक पढ़नी ही है, ये आपके लिए कंपलसरी है। आप इसमें कोई भी ऐसा नहीं कर सकती कि चलो छोड़ दिए यूनिट को, ऐसा नहीं, आपको रेड्डी एंड रेड्डी कवर करनी ही है। उसके बाद दूसरी बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की ही SR रेड्डी की, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आप यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा वीड मैनेजमेंट की बुक आती है जो कि है अपने टिकेदास की। इसमें जो वीड पार्ट है, वीड मैनेजमेंट का पार्ट है, बहुत ही अच्छे से दिया गया है। बहुत ही लेंदी बुक है बट जो टॉपिक्स है आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे, चाहे वो हर्बिसाइड के बारे में हो, चाहे आपको वीड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट करना है तो राजेंद्र प्रसाद का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपके लिए बेस्ट है। और ये सारे बुक्स कवर कर आप शुरू से कर रहे हो तो आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में चाहिए तो आप RS मीना सर की एक बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हो, जो आपको शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से उसमें दिया गया है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा 2-3 बुक्स है जैसे कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैथमेटिकल एग्रीकल्चर बाय अमित भटनागर, आप ये कवर कर सकते हो। उसके बाद एग्रोनॉमी टर्मिनोलॉजीज आते हैं ISA का, वो आप कवर कर सकते हो। सॉइल साइंस के पार्ट की बात करें तो आपके लिए ISSS की बुक है जो आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ISSS मेरे लिए लेंदी है तो सॉइल साइंस में आती है अपनी ट्रीटाइज ऑफ सॉइल साइंस, वहाँ से आप कवर कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा सॉइल साइंस के पार्ट के लिए। जैसे कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हो गया और जो सॉइल्स के जनरल जो अपने प्रॉपर्टीज़ एंड जो भी हैं वो आप कवर कर सकते हो, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अपन बात करें जनरल एग्रीकल्चर की, तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए आपके 2 से 3 बुक हैं ही, नेमराज सुंडा का हो गया और अरुण कात्यान का हो गया। तो ये सारे बुक्स हैं जो जहाँ से आप अपना सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर सकते हो। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्टार्ट करना है अपनी जर्नी JRF के लिए एग्रोनॉमी में, तो सबसे पहले आप लीजिए रेड्डी एंड रेड्डी का बुक, आप स्टार्ट कीजिए उसको पढ़ना। जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे धीरे थोड़ा लेंदी लगेगा शुरू में कि कैसे कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये बुक कितना ज़रूरी है आपके लिए और इसमें कितनी सारी चीज़ें दी गई हैं। आप जितनी बार इसको पढ़ोगे उतनी नई चीज़ें आपको पता चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ दिए फिर उसको रख दिए, ऐसा नहीं है। आपको इसको एक बार पढ़ लिए, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप जितनी बार अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो, ये आपको कवर करना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी की। एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना है, आप कैसे आगे MSc के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किस माइंडसेट में चलना है, आपको किस तरह से एग्ज़ाम को ऐसे पकड़ के रखना है, एग्ज़ाम के सिलेबस को या प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको, कि आप एग्ज़ाम में जब बैठो तो आपको ये क्लियर रहे कि हाँ ये मेरे कॉन्फिडेंस है, मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको सिलेबस
आपको सिलेबस आपके दिमाग में पूरा होना चाहिए। आप वाटर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो मेरे को कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, वाटर मैनेजमेंट में इतने टॉपिक्स हैं, मेरे को इतने कवर करने हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। वेट मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो आप एक बार सिलेबस को अच्छे से समझिए, कितने डेप्थ में पढ़ना है आपको, कितना छोड़ना है, कितना डेप्थ में जाना है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप वो सिलेबस देख के समझ सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी की बात करें तो PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते क्यों हैं? अगर हम बात करें क्यों इम्पोर्टेंस होते हैं, क्योंकि आप PYQ से ये पता लगा सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आएगा तो कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड ऑन द PYQ। जो पिछले 5 साल के PYQs हैं या 10 साल के हैं, उसके बेस पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको एक नैरो वे मिल जाता है टारगेट बेस्ड स्टडी करने का। और इससे क्या होता है कि आप एग्रोनॉमी में सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, जितना आप कवर करना चाहोगे सिलेबस उतना बढ़ते जाता है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है पहले तो, उसके बाद PYQ अच्छे से करना है। PYQ का जब क्वेश्चन देखोगे यूनिट वाइज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को पकड़ के आप जब तैयारी करने लगोगे ना तो आपको डेप्थ मिल जाए कि हाँ मेरे को इस डेप्थ का तैयारी करनी है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है अपने PYQ का। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं अपन, और मिलेंगे जल्द ही एग्रोनॉमी के न्यू सेशन के साथ। तो बनी रहिए हमारे एग्री रिसर्चर्स के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।